ऑनलाइन शिक्षण श्रृंखला में एक बार पुनः आपका स्वागत है। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के भाग 2 का प्रथम अध्याय राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों पर हमारी चर्चा चल रही है। इससे पहले की वीडियो में हमारे द्वारा ये समझा गया कि राष्ट्र किसे कहते हैं, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है। साथ ही हमने यह भी जाना कि राष्ट्र, देश, प्रांत और राज्य में क्या अंतर है। और फिर हमने राष्ट्र निर्माण की, भारत में जो राष्ट्र निर्माण की तात्कालिक चुनौतियां हैं, जिनमें 3 प्रमुख चुनौतियों पर हमारी चर्चा हो चुकी है। यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ कक्षा 12 का एक फ़ोल्डर बना हुआ है, उसमें आप उसको क्लिक करिए और आपको सारी वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएंगे, जिसमें राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों वाला जो इससे पूर्व का वीडियो वह भी होगा, और इसके अलावा शीत युद्ध पर जो संपूर्ण पाठ का पर हमारे 3-4 वीडियो हैं, मेरे 3-4 वीडियो हैं, उसको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो मेरे विद्यालय के विद्यार्थी हैं उनसे अपेक्षा की जा रही है कि उनको, क्योंकि मैं PDF और PPT के माध्यम से ये सारा कुछ जो यहाँ बता रहा हूँ उनको भेज रहा हूँ, तो पहले एक बार उसको पढ़ लें, फिर ये वीडियो देखें तो उनको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसके साथ ही साथ जो उनको गृह कार्य दिया जा रहा है वो अनिवार्य रूप से उसको करें और उसकी फ़ोटो ज़रूर भेजें। बहुत सारे विद्यार्थी नहीं भेज रहे हैं, हो सकता है उनकी कुछ समस्याएं हों, लेकिन अगर आपके पास फ़ोन नहीं है, डाटा नहीं है और आप किसी तरह से अपने दोस्त के साथ इसको देख रहे हैं तो आप काम अवश्य करें और अपने दोस्त के फ़ोन से ही इसको भेज सकते हैं। हमारी जो चर्चा चल रही है, आज हमारा जो चर्चा का बिंदु रहेगा वो फिर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां रहेंगी। और राष्ट्र निर्माण की वैसे तो मैंने जैसे कहा कि तात्कालिक चुनौतियों पर तो हमारी चर्चा हो चुकी है। इसके अलावा अन्य चुनौतियां, और अन्य चुनौतियों में भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। जैसे ही हम तो 1947 से लेकर के और आज तक का जो इतिहास है वहाँ तक की हम चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें चुनौतियाँ हैं और चुनौतियाँ कभी ख़त्म नहीं होती हैं। एक को हम पूरा करते हैं तो फिर दूसरी खड़ी हो जाती हैं। तो उसमें भी हम जो मुख्य मुख्य चुनौतियाँ जिन पर हमारी चर्चा रहेगी, तो विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास की चुनौती, इसके अलावा देशी रियासतों की विलय या एकीकरण की चुनौती और राज्यों के पुनर्गठन की चुनौती, भाषावाद या भाषा की चुनौती, जातिवाद, संप्रदायवाद की चुनौती, नक्सलवाद, आतंकवाद की चुनौती, राजनीतिक अपराधीकरण, भ्रष्टाचार की चुनौती और गठबंधन की राजनीति या राजनीतिक अस्थिरता की चुनौती। इन सारे मुद्दों पर हमारी चर्चा रहेगी, जो एक ही वीडियो में संभव नहीं है, क्योंकि डिटेल से इसमें बताने की कोशिश की जा रही है। डिटेल से इसलिए बताया जा रही है क्योंकि हमारी कक्षाएं संचालित नहीं हो रही हैं, और एक कक्ष में जिस तरह से हम चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, मेरा ये मानना है कि इस वीडियो के माध्यम से हम उसी तरह से उसको समझें और समझाने का प्रयास रहेगा। तो इसलिए एक एक टॉपिक पर वीडियो लंबा भी हो जा रहा है। वैसे इस वीडियो को केवल पूरे पाठ को केवल 20 से 30 मिनट की वीडियो में कंप्लीट किया जा सकता है, सार संक्षेप में। पर फिर एक विद्यार्थी के रूप में, कक्षा 12 के विद्यार्थी के रूप में, फिर वो हमारी समझ में शायद उस तरह से ना आए। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से हम कक्षाओं में प्रयास करते हैं समझाने का, उसी तरह से इनके माध्यम से भी, इन वीडियो के माध्यम से भी हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि विद्यालय कब खुलेंगे इसकी कोई जानकारी नहीं है, पता नहीं है, अनिश्चित है। तो इसलिए हम इस तरह से इन्हीं माध्यमों से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए, आज हमारी जो चर्चा है, चर्चा के जो प्रमुख बिंदु रहेंगे, मैंने जैसे कहा बहुत सारे हमारे पास बिंदु हैं, बहुत सारे हमारे पास चुनौतियां हैं, लेकिन हम एक ही चुनौती पर आज बात करेंगे और वो रहेगी विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास की चुनौती। उसमें भी हम जो जानेंगे वो विभाजन की समस्याएं, उन समस्याओं में भी क्या क्या समस्याएं थी, जैसे धार्मिक बहुसंख्यक इलाकों को एक राष्ट्र के रूप में परिणत करने की समस्या, धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर एक नए राष्ट्र का विरोध, तीसरा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर पंजाब और बंगाल के बंटवारे की समस्या, और अल्पसंख्यकों की समस्या। तो ये तो सब प्रमुख समस्याएं रहेंगी। फिर हम परिणामों पर भी बात करेंगे, और परिणामों में जो प्रमुख रहेगा वो रहेगा सांप्रदायिक हिंसा, पलायन, स्थानांतरण जिसको हम विस्थापन कहते हैं, शरणार्थियों की समस्या, उसका समाधान पुनर्वास के रूप में, और वित्तीय संपदा का बंटवारा। और अंत में, चर्चा के अंत में, मेरे विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए संबोध पर आधारित गृह कार्य होगा, जिसको अवश्य करेंगे, उनको करना ही है, और उसकी फ़ोटोज़ मुझे निरंतर भेजते रहें।
कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कहीं पर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ नीचे स्क्रॉल आप देख रहे होंगे, वहाँ भी चल रहा है, उसमें भी आप देख सकते हैं। मेरे विद्यार्थियों को तो पता ही है, वो उस पर मैसेज कर सकते हैं। कहीं पर कोई हमारी चर्चा के दौरान कोई प्रश्न उनके मन में उठ जाता है, तो क्योंकि ये एक तरफ़ा संवाद है, लेकिन हम इसको एक तरफ़ा नहीं होने देंगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने प्रश्न को नोट डाउन कर लीजिए और फिर उसको मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिए या कमेंट करके भेजिए, तो आपको उसका जवाब निश्चित रूप से देने का प्रयास किया जाएगा और दिया ही जाएगा। तो इसलिए हम इसको पढ़ाई को पढ़ाई के रूप में ही लें। यहाँ आप जो मैप देख रहे होंगे, मानचित्र देख रहे होंगे, तो ये आप देख रहे होंगे, अगर इसको पूरा ले लिया जाए तो एक अखंड भारत था 1947 से पहले। आज ये अलग पाकिस्तान बना, इधर से ये तब पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, जो 71 के बाद बांग्लादेश हो गया और फिर ये भारत के इलाके हैं। तो इन सारी बातों पर हमारी चर्चा रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास की चुनौती। तो जैसा हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हालांकि 14 और 15 अगस्त को 1947 को जो ब्रिटिश भारत था वो एक नहीं दो राष्ट्र यानी भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजित होकर के स्वतंत्र हुआ। यहाँ पर थोड़ी सी बात आप गौर कर लूँ, क्योंकि ब्रिटिश भारत जो शब्द ही बार बार आता रहेगा, तो इसको हम पहले समझ लें कि ब्रिटिश भारत था क्या। तो ब्रिटिश भारत का मतलब है कि भारत का वह क्षेत्र, वह इलाका जिस पर उस समय ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों का शासन था, उसको ब्रिटिश भारत कहा जाता है। क्योंकि उस समय कुछ देशी रियासतें भी थीं, तो वो ब्रिटिश भारत नहीं था। ब्रिटिश भारत उसको कहा गया जिस पर उनका प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण था, प्रत्यक्ष रूप से शासन था, तो उसको ब्रिटिश भारत कहा गया। तो जहाँ जहाँ ब्रिटिश शब्द आएगा, ब्रिटिश भारत शब्द आएगा, तो आपको ये समझना है कि ऐसा इलाका जहाँ पर अंग्रेज़ों का जो है शासन रहा है, ब्रिटेन के लोगों का शासन रहा है। तो ये जो ब्रिटिश भारत है, यानी उनके कब्जे में जो भारत था, वो दो भागों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजित होकर के स्वतंत्र हुआ। तो स्वतंत्रता के लिए, क्योंकि हमने जाना कि आंदोलन का एक लंबा दौर रहा, लंबी श्रृंखला रही, और सब ने, हिंदू मुस्लिम सभी ने मिलकर के इसके लिए संघर्ष किया। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मुस्लिम जो 1906 में एक मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, जो मुसलमानों की कह सकते हैं का प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो 1940 तक आते आते मुस्लिम और लीग और कांग्रेस जो है, इनके मध्य मतभेद उभर करके सामने आए, और इस रूप में उभर करके सामने आए कि जो मोहम्मद अली जिन्ना था, इनका मुस्लिम लीग का नेता, तो उसने अलग राष्ट्र की, और वो भी इस आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर एक अलग राष्ट्र की उन्होंने मांग कर दी। और उनकी जो ये मांग थी, उसको द्विराष्ट्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, या द्विराष्ट्र सिद्धांत का फॉर्मूला जिसको कहा जाता है। और हालांकि 1932 के आसपास ही एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक छात्र था, चौधरी रहमत अली, तो उसने जो मुस्लिम बहुल इलाके थे, क्षेत्र थे, प्रांत थे, उनके जो नाम थे, उनके नामों के आगे पीछे के कह सकते हैं अक्षर लेकर के, वर्ण लेकर के उसने एक शब्द रच डाला, और उसका नाम उसने पाकिस्तान बनाया। जैसे पा से पंजाब से पा ले लिया, इसी प्रकार से बलूचिस्तान से स्थान ले लिया, इस तरह से मिला करके उसने ये सारा किया। तो हालांकि हम ये भी जानते हैं कि गांधी जी और कांग्रेस कभी भी धर्म या किसी भी आधार पर भारत के विभाजन के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे, और नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो। लेकिन जो मुस्लिम लीग की हठधर्मिता थी, उसकी बस एक ही मांग थी कि वह उसे पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान से कम वह किसी भी बात को मानने के लिए तैयार न थी। तो अंततः जो कांग्रेस है, कांग्रेस को ने 1947 में लगभग 15 जून को इस मांग को लगभग स्वीकार कर लिया, और इस तरह से तय हो गया कि अब जो भारत स्वतंत्र होगा, वो भारत जो है 14 भारत जो है वो स्वतंत्र होगा, वो एक नहीं दो राष्ट्र के रूप में स्वतंत्र होगा। यहाँ पर थोड़ी सी और आपको एक बात बता दूँ कि जो पाकिस्तान है वो अपना स्वतंत्रता दिवस 14 तारीख को मनाता है, जबकि जो भारत है वो अपना स्वतंत्रता दिवस 15 तारीख को मनाता है। अब यहाँ ये गौर करने वाली बात है कि अगर हमारा भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो वो एक ही दिन हुआ होगा। निश्चित रूप से स्वतंत्रता भी एक साथ ही मिली हुई है, ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान वाले इलाके को पहले स्वतंत्र कर दिया हो और भारत वाले इलाके को बाद में स्वतंत्र कर दिया हो। तो इस तरह की तो कोई स्थिति नहीं रही होगी। तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि हम यहाँ 15 उसकी बात कर रहे हैं, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात करें तो 14 अगस्त। तो इसके पीछे दो तर्क दिए जाते हैं, और एक तर्क तो ये है
क्योंकि जो मुस्लिम लीग के नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्हें ये लगा कि जो माउंट बेटन हैं इंग्लैंड के जो उस समय गवर्नर जनरल भारत में थे, तो वो उनकी उपस्थिति रहे, उनकी उपस्थिति में वो स्वतंत्रता दिवस मना सके, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि 14 अगस्त को ही पाकिस्तान में इसको मनाया जाएगा, ताकि क्योंकि 15 अगस्त को उनको भारत के उसमें सम्मिलित होना था, तो इसलिए भी उन्होंने 14 अगस्त से इसको स्वीकार कर लिया। और एक तर्क और दिया जाता है, हालांकि मैं उससे बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं, पर तर्क इस तरह का दिया जाता है कि जो भारत और पाकिस्तान हैं उनके टाइम जोन अलग हैं। टाइम जोन अलग होने के कारण हुआ क्या कि भारत का टाइम जोन जो है वो पाकिस्तान से आधा घंटा पहले है, यानी भारत में जब 12 बज रहा होगा तो उस समय पाकिस्तान में 11:30 बज रहा होगा। तो हुआ क्या था कि जिस दिन स्वतंत्रता की घोषणा हुई, हम जानते हैं कि 14 और 15 अगस्त की रात्रि को 14 का दिन और रात पड़ गई, फिर 15 का वो सुबह आप मानेंगे, तो ठीक 12 बजे स्वतंत्रता की घोषणा की गई और ये भाषण लगभग 8 मिनट चला। तो 8 मिनट चला। जब भारत में ये क्या कहते हैं इस तरह की घोषणा, स्वतंत्रता की घोषणा हुई और भारत विभाजन की घोषणा हुई, तो उसका मतलब ये निकला कि भारत में तो इसको 15 अगस्त को मनाया गया, क्योंकि 12 बजे के बाद 1 मिनट भी ऊपर हो जाए तो डेट चेंज हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी 11 बज रहा है, 11:30 बज रहा है जब ये शुरू होता है भाषण, और लगभग 8 मिनट ही चला, तो 11:38 तक। तो इस कारण से भी उसको मनाया जाता है। मैं संतुष्ट इसलिए नहीं हो पाता हूँ क्योंकि हम इस बात को, हम जो तर्क देते हैं तो उसके पीछे एक तर्क ये भी कि पाकिस्तान केवल वाला पाकिस्तान नहीं था जो आज 1971 के बाद है। 1971 से पहले वाला जो पाकिस्तान था उसमें बांग्लादेश भी शामिल था। तो जब भारत में 12 बज रहा होगा तो बांग्लादेश में भी उस समय लगभग 12 ही बज रहा होगा, बल्कि थोड़ा आगे का ही टाइम हो रहा होगा। तो उस तरह से उसमें संतुष्ट नहीं, पर इस तरह से तर्क दिए जाते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बात मैंने यहाँ पर रख दी है। जैसा हम जानते हैं कि भारत को जो स्वतंत्रता मिली है वो माउंट बेटन प्लान के आधार पर, माउंट बेटन योजना के आधार पर मिली है। तो ये माउंट बेटन थे कौन, माउंट बेटन क्या है? तो माउंट बेटन भारत के अंतिम अंग्रेज़ गवर्नर जनरल हैं, और उसके बाद एक जो और अंतिम गवर्नर जनरल तो ऐसे श्री राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए हैं, लेकिन क्योंकि वो भारतीय थे तो इसलिए मैंने कहा कि जो माउंट बेटन अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल हैं, और उन्हीं के द्वारा जो प्लान जो भी उनका तैयार हुआ तो उसको माउंट बेटन प्लान कहा जाता है, जिसके तहत भारत को जो है स्वतंत्रता मिलती है। तो ये बात आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे विभाजन की समस्याओं पर कि विभाजन की समस्याएं क्या थीं। तो जैसे हम जानते हैं कि माउंट बेटन योजना के तहत ये तय हुआ कि वह भूभाग जिसे इंडिया कहा जाता है, वह हिस्सा भारत और पाकिस्तान 2 भागों में बंट जाएगा। ये मैं पहले बात कर चुका हूँ, और निश्चित रूप से दुखद तो था ही, क्योंकि हमने जिस स्वतंत्रता के लिए इतनी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी और जिसको आज हमें प्राप्त हो रही थी, तो हम उसको सेलिब्रेट करना चाह रहे थे। लेकिन क्योंकि भारत और पाकिस्तान की विभाजन होने से एक तरह की खटास मन में तो थी ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा दुखद ये रहा कि ये जो विभाजन होगा वो धर्म के आधार पर होगा, धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर किया जाएगा। अब धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर, अर्थात जिन प्रांतों में मुसलमानों की संख्या अधिक होगी वो प्रांत पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाएंगे, और बाकी का जो बचेगा वो शेष जो है वो भारत कहलाएगा। तो इससे फिर समस्याएं उत्पन्न हो गई। अब समस्याएं क्या उत्पन्न हुई ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर। ये उस समय जब आगे जब टॉपिक आएगा विस्थापन की, तो ये लोग जो हैं रेलों के आगे का जो इंजन है उसमें भी भर भर करके आ रहे हैं, किसी तरह से वो अपने आप को बचा करके निकलना चाह रहे थे। अब धार्मिक, तो जन मैंने कहा 4 प्रकार की समस्याओं पर हमारी बात होगी। तो क्या समस्याएं थी कि एक तो था धार्मिक बहुसंख्यक इलाके को एक राष्ट्र के रूप में परिणित करने की समस्या। तो हालांकि यह कहना आसान है कि धर्म के आधार पर हम राष्ट्र बना देंगे साहब, कि मुसलमानों का अलग राष्ट्र होगा और बाकी जो बचेगा वो भारत होगा। हालांकि हमने कभी भी इसको हिंदू राष्ट्र के रूप में नहीं लिया, या भारत की उस तरह की मंशा नहीं थी। हमने तो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में, हमारा संविधान जो है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। लेकिन फिर भी इसकी कई व्यवहारिक समस्याएं थीं कि धर्म के आधार पर राष्ट्र बनेगा तो कैसे बनेगा, किस तरह से बनेगा। क्योंकि जैसे ब्रिटिश भारत में अगर आप उस समय का भारत देखें तो कोई भी ऐसा इलाका नहीं था जहाँ कोई भी एक समुदाय बहुत संख्या में हो। अब एक इलाके हैं, हो सकता है एक गांव में या एक क्षेत्र विशेष में कुछ लोग ज़्यादा हैं, लेकिन उसी राज्य के दूसरे इलाके में दूसरे लोग ज़्यादा हैं, तो उसको कैसे बांटा जाए, किस तरह से बांटा जाए, है ना। तो इस तरह से जहाँ मुस्लिम आबादी अन्य इलाकों की तुलना में कुछ ज़्यादा ज़रूर थी, तो लेकिन इसमें भी एक समस्या ये थी कि इलाका, अब एक इलाका पश्चिम में है तो दूसरा पूर्व में है। अब आप
उस समय अगर आप ये मैप देख रहे होंगे पार्टीशन के समय का, तो ये आप हरा हरा सा जो दिख रहा है ये पाकिस्तान है और एक इलाका ये है। अब यहाँ भी मुसलमान ज़्यादा हैं और यहाँ भी मुसलमान ज़्यादा हैं। अब इसको कैसे जोड़ें, ऐसे तो कोई तरीका नहीं कि इस बीच वाले हिस्से को हटा करके इन दोनों को जोड़ दें, ऐसा तो हमारे पास कोई युक्ति नहीं है, कोई तरीका नहीं है। तो अंततः ये फैसला हुआ कि नहीं साहब, जहाँ मुसलमान है वो तो पाकिस्तान में ही रहेंगे। तो पाकिस्तान में रहेंगे तो पाकिस्तान फिर होगा, एक होगा पश्चिमी पाकिस्तान, ये वाला जो इलाका है पश्चिमी पाकिस्तान होगा, और ये इलाका है जो आज बांग्लादेश हो गया है वो पूर्वी पाकिस्तान होगा। और इस तरह से बाकी जो बचेगा इसके बीच का, ये जो आप देख रहे हैं सारा, ये जो बचेगा ये भारतीय भूभाग होगा। और ये आप देख रहे हैं ये लाइन जिसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है, इस तरह से उसको तय किया गया। तो ये बड़ी समस्या थी कि अब कैसे इसको जोड़ें, किस तरह से जोड़ें। दूसरी जो समस्या आई वो समस्या आई कि धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर एक नए राष्ट्र का विरोध। तो गांधी जी और बहुत सारे नेता तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध कर ही रहे थे। इसके अलावा बहुत सारे मुस्लिम नेता ऐसे थे और बहुत सारे इलाकों की जो प्रजा थी, जनता थी, वो भी इस पक्ष में नहीं थी कि इस तरह से धर्म के आधार पर या दो राष्ट्र बने। और वो बहुत सारे द्विराष्ट्र के वो खिलाफ थी। जैसे हम जानते हैं कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में मोहम्मद इकबाल हो गया, मोहम्मद इकबाल तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से नहीं है, खान अब्दुल गफ्फार खान जिनको सीमांत गांधी के नाम से अधिक जाना जाता है, तो वो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के में वो थे, गांधी जी की विचारों का मानने वाले, इसलिए इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, सीमा का गांधी। और इसके अलावा मोहम्मद इकबाल जो बड़े शिक्षाविद हैं, और बहुत सारे नेता, मुस्लिम नेता जो थे, वो द्विराष्ट्र सिद्धांत का उन्होंने विरोध किया। और न केवल उन्होंने विरोध किया बल्कि जो इन क्षेत्रों की बहुत सारी जनता थी उसने भी इसका विरोध किया। लेकिन क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये बीच में माउंट बेटन है, इधर से पंडित जवाहरलाल नेहरू है और ये मोहम्मद अली जिन्ना है, तो ये तो कसम खा चुके थे कि नहीं हम तो पाकिस्तान से कम नहीं मानेंगे। तो अंततः पाकिस्तान उनकी बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया जो इसका विरोध कर रहे थे, और इस तरह से उन प्रांतों को जो है पाकिस्तान में सम्मिलित कर दिया गया। तीसरी जो समस्या आई वो आई कि धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर पंजाब और बंगाल के बंटवारे की समस्या। अब ये कैसे बांटा जाए, क्योंकि ये बहुत विकट समस्या भी थी, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया के जो मुस्लिम बहुल प्रांत थे उनमें पंजाब और बंगाल के अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले भी थे, अर्थात जिसमें हिंदू, सिख आदि अधिक संख्या में रहते थे। अब गैर मुस्लिम आबादी पाकिस्तान में सम्मिलित नहीं होना चाहती थी, स्वाभाविक था कि हिंदू जो सिख हैं, अन्य कम्युनिटीज़ हैं, वो उसमें सम्मिलित नहीं होना चाहती थी। तो ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में बंटवारा जो है धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर होगा। यानी अब धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर कैसे होगा, जो ज़्यादा संख्या में होंगे, बहुसंख्या का मतलब यहाँ पर है जिनकी संख्या ज़्यादा होगी, अल्पसंख्या का मतलब होगी जिनकी संख्या कम होगी। तो आबादी की बहुसंख्या के आधार पर कैसे तय किया जाएगा, तो इसके लिए आधार जो बनाया गया वो जिला या उससे भी निचले स्तर की, जैसे आज की डेट में अगर हम कहें तो जैसे खंड होते हैं, विकास खंड होते हैं, तो उससे निचले स्तर की जो प्रशासनिक इकाई को आधार माना जाएगा। अब इससे ये दिक्कत आई कि 15 अगस्त तक यही सिद्ध नहीं हो पाया कि जो है इन प्रांतों में कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में होगा और कौन सा भारत का होगा। लोग बड़ी असमंजस में थे, असमंजस वाली स्थिति थी, क्योंकि वो डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे स्थिति में नागरिक भी वहाँ के बड़े असमंजस थे कि वो भारत के नागरिक हैं या पाकिस्तान के हैं। तो इन दोनों प्रांतों का बंटवारा जो विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी हुई है। बाद में जब तय हुआ कि भाई ये इलाका है, तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर मारकाट होती है और बड़ा दिक्कत वहाँ पर होती है। ये मानचित्र आप देख रहे होंगे। चौथी जो समस्या आई वह आई अल्पसंख्यकों की समस्या। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अल्पसंख्यकों का मतलब है जिनकी संख्या कम है, अर्थात उस क्षेत्र, किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग, जिन जो हो सकता है आधार कुछ भी हो सकता है, वो जाति हो सकता है, धर्म हो सकता है, भाषा हो सकता है, कई आधार पर हम अल्पसंख्यक हो सकते हैं, कई आधार पर बहुसंख्यक भी हो सकते हैं। तो अल्पसंख्यकों की समस्या, हाँ अल्पसंख्यकों से मतलब यहाँ पर जब हम भारत पाकिस्तान के संदर्भ में बात करें तो वो धर्म के आधार पर है। तो विभाजन की सबसे अबूझ कठिनाई थी अल्पसंख्यकों की थी, अर्थात ऐसे इलाके चाहे वो भारत में है या पाकिस्तान में है कि वहाँ मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी। मान लीजिए गांव है, वहाँ 200 लोग रहते हैं, तो 150 तो हिंदू हो गए या मुसलमान हो गए और बाकी की जो है अन्य कम्युनिटी के हो गए। तो अब दिक्कत ये है कि बहुसंख्या के आधार पर उनको, अगर वो मुसलमान है तो उनको पाकिस्तान में सम्मिलित होना है, लेकिन जो 50 हिंदू हैं वो कहाँ जाएंगे। तो ये इस तरह की बड़ी दिक्कत थी और इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। नवविभाजित भारत और पाकिस्तान में जो है लाखों की संख्या में अल्पसंख्यक थे। पाकिस्तान में लाखों की संख्या में गैर मुस्लिम आबादी, जिसको हिंदू हो गया, सिख हो गया, ये अल्पसंख्यक थे। तो भारत में मुस्लिम आबादी अल्पसंख्यकों की श्रेणी में शामिल हो गई थी। तो दोनों ही जगह अल्पसंख्यक संदेह और भय के माहौल में जीवन जी रहे थे। स्वाभाविक सी बात थी। जैसे ही ये बंटवारे का फैसला हुआ तो
अल्पसंख्यकों को शीघ्र ये महसूस हो गया कि भाई वो तो अपने देश में ही जो उनकी दादा परदादाओं की और पीढ़ी पूर्वजों की जो संपत्ति है, जहाँ पर वो उन्होंने जीवन लिया है, वहीं वो अब अल्पसंख्यक हो गए हैं, वो उनका अपना देश नहीं रहा, वहाँ पर वो पैतृक भूमि पर ही वो विदेशी हो गए हैं। दोनों तरफ, और जैसे ही इस बंटवारे की खबर हुई तो दोनों तरफ ही अल्पसंख्यकों पर हमले होने शुरू हो गए। और अब चाहे वो माउंटबेटन योजना थी, चाहे हमारे कोई और नेता थे, चाहे मोहम्मद अली जिन्ना है, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू या जो भी उस समय के नेता रहे, उनके पास भी समस्या का कोई उपाय नहीं था, और वो तो केवल यही मान के चले थे कि चलो अस्थायी होगा, शायद जल्दी ही इसका समाधान हो जाएगा। इनको बिल्कुल भी इस बात का इल्म नहीं था, इस बात की कह सकते हैं अंदेशा नहीं था कि ये जो है समस्या इतनी विकट और विकराल रूप धारण कर लेगी। तो लोगों, जैसे मैंने कहा, उनका ये तो मानना था कि अस्थायी सिद्ध होगी, लेकिन काबू पा लिया जाएगा। लेकिन हिंसा जो नियंत्रण से बाहर हो गई और दोनों ही तरफ बड़ी संख्या में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और अपनी जान बचाने के लिए घर संपत्ति छोड़कर भागना पड़ा। एक चीज़ मैं और आपको बता, यहाँ पर मुझे ध्यान आ रहा है कि महात्मा गांधी का कहीं इसमें नाम नहीं आ रहा है। तो महात्मा गांधी कहाँ थे जब स्वतंत्रता की घोषणा हुई, या जिस समय देश स्वतंत्र हो रहा, हम पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण सुन रहे हैं, हम बाकी सब सुन रहे हैं, तो वो कहाँ थे? तो जैसे मैंने कहा, स्वतंत्रता से पहले ही भारत में जो दोनों ही जगहों पर जो है एक दूसरे पर हमले शुरू होने लग गए थे, सांप्रदायिक दंगे होने शुरू हो गए थे। तो महात्मा गांधी उस समय जो है वो पश्चिम बंगाल में एक जगह है नोआखली में सांप्रदायिक दंगों का विरोध कर रहे थे। वहाँ उन्होंने प्रयास किया, उससे हुआ, वो वहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे, और उनका विशेष रूप से मानना था कि भारत में मुसलमानों को जो है उनको उनके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, उनको विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए। और शायद इसीलिए कुछ हिंदूवादी जो नेता थे, जैसे नाथुराम गोडसे हैं, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा एक तरफ तो पाकिस्तान हमारे ऊपर, पाकिस्तान में हमारे हिंदू भाइयों पर इस तरह से हमले हो रहे हैं, और इधर हम आप उनके बचाने की बात करें। तो संभवतः यही कुछ कारण था, और इस कारण से उन्होंने उनकी जो है जनवरी 1948 में उनको गोली मार करके उनकी हत्या कर दी। तो गांधी जी का जिक्र भी ज़रूरी था। अब विभाजन के परिणाम क्या निकले? तो विभाजन का मुख्य परिणाम तो ये था कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, सबसे बड़ा परिणाम तो यही था, और एक ही जगह दो राष्ट्र अस्तित्व में आ गए। इसके साथ ही साथ विभाजन के अनेकों व्यापक और भयावह परिणाम भी निकले, तो जिनको हम अध्ययन की सुविधा के लिए बिंदुवार यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पहले यह सांप्रदायिक हिंसा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बंटवारे के बाद पाकिस्तान में हिंदुओं की हत्याएं हुई, और हिंदू के साथ जो सिख हैं या अन्य कम्युनिटीज़ हैं उन पर हमले हुए। हिंसा इतनी भयंकर थी कि दोनों ही ओर से, इधर भारत में भी फिर उसी की प्रतिक्रिया हुई, तो दोनों ही ओर से हिंसा के शिकारों जो लोग हुए, उनकी जो है लाशों को ट्रेनों में भर भर करके इधर से उधर किया जा रहा था। मतलब भारत में अगर हिंसाएँ हो रही तो उसको ट्रेनों में भर भर करके लाशों को पाकिस्तान, और पाकिस्तान से फिर वहाँ जो अल्पसंख्यक हैं उनको मार काट करके फिर उनको यहाँ भेजा जा रहा था। एक तरह से सांप्रदायिक, जैसे लाहौर हो गया, अमृतसर हो गया, कलकत्ता हो गया, ये सांप्रदायिक हिंसा के अखाड़ों में बदल गए। जिन इलाकों में हिंदू या सिख आबादी अधिक संख्या में रहते थे, वहाँ मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। इसी प्रकार जहाँ मुस्लिमों की संख्या अधिक थी, उस इलाकों से हिंदुओं ने गुजरना छोड़ दिया, वो रास्ता ही बदल दिया, उस इलाके से नहीं जाना, क्योंकि यही डर था कि ना जाने कब को कहाँ से कोई हमला कर दे। और नोआखली का मैं जिक्र कर ही चुका हूँ, जहाँ गांधी जी जो हैं उस तरह से इस प्रकार के दंगों को शांत करने के लिए प्रयास कर रहे थे। दूसरा जो परिणाम निकला वो था पलायन, स्थानांतरण, या विस्थापन कह सकते हैं। विस्थापन का मतलब एक जगह से, पलायन या विस्थापन या स्थानांतरण मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो जैसे मैंने कहा, हिंसा से त्रस्त जो लोग थे, लोगों ने दोनों ही ओर से बड़ी संख्या में पलायन किया, विस्थापन किया। पूर्वी पाकिस्तान से बंगाली हिंदुओं ने पलायन करके पश्चिम बंगाल और आसाम में शरण ली। तो इसी प्रकार से पश्चिम पाकिस्तान से पंजाबी व सिंधी हिंदुओं ने जो है पलायन करके निकटवर्ती क्षेत्र जैसे राजस्थान हो गया, पूर्वी पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बम्बई हो गया, दिल्ली हो गया, इन जगहों पर शरण ली। अब कल तक देखिए, जो अपने इलाके में जब जहाँ पर थे तो वहाँ पर वो अच्छी खासी स्थिति में थे, लेकिन जब हिंसा हुई तो उनको अपनी घर संपत्ति छोड़ करके भागना पड़ा। और सबसे अधिक कष्टों का सामना तो औरतों को करना पड़ा। औरतों की तो स्थिति ये थी कि दोनों ही इलाकों में, जहाँ भी, चाहे इधर पाकिस्तान की बात हो, भारत की बात हो, जो महिलाओं पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए, अत्याचार इस रूप में हुए कि महिलाओं को पकड़ करके जबरन उनसे शादी करवाई गई, जबरन उनके साथ जो है संबंध बनाए गए। इसी तरह से उनको जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया गया। बहुत सारे लोगों ने, परिवारों ने अपनी महिलाओं को, अपनी औरतों को, अपनी स्त्रियों को, अपने बच्चों, अपनी बेटियों को इज्जत के नाम पर उन्होंने जो है उनको मार डाला कि ये दुश्मनों के हाथ में लगे, इस तरह से इनके साथ कोई दुर्व्यवहार हो। तो उन्होंने स्वयं ही अपने जो है महिलाओं को मार डाला।
बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए लाखों की संख्या में, और जो किसी तरह से अपनी जान बचा करके इस सीमा के इस या उस पार जा पा सके, पाकिस्तान से भारत आ सके या भारत से पाकिस्तान जा सके, तो वहाँ पर फिर अब उनका कोई पता ठिकाना नहीं था। शरणार्थी के रूप में अब उन्हें किसी शरणार्थी शिविर में जो है निश्चित समय तक जीवन यापन करने के लिए जो है विवश होना पड़ा। तो विभाजन का यह दर्द जो है उस समय के, अगर आप लेखक या फिल्म निर्माता या उस समय के जो लोग हैं उनके भारत और पाकिस्तान दोनों ही तरफ से, तो उनके लेखों में स्पष्ट रूप से झलकता है। और वो अक्सर रूप से इस विभाजन को जो है वो कहते हैं कि ये देश के विभाजन नहीं था, ये तो दिल के दो टुकड़े हो जाने जैसा था। इस प्रकार का वाक्यांश उपयोग करते हैं। आप ये चित्र देख रहे होंगे तो ये वल्चर नदी गिद्ध हैं, इधर ये लाशें पड़ी हुई हैं, लोग ये इनको नोच नोच के खा रहे हैं। इस तरह की स्थिति उस समय रही। ये आप देख रहे हैं ट्रेनें अंदर तो भरी होंगी, ट्रेनों की छतें भी भर भर करके इधर उधर जा रही हैं। लोग अपने साथ अपना सामान जो थोड़ा बहुत तो ले जा सकते थे वो ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत भयावह स्थिति जिसको हम कह सकते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर जो है विस्थापन होता है, लाखों की संख्या में विस्थापन होता है। और लोग जो कल तक संपत्ति के मालिक हुआ करते थे अब वो शरणार्थी हो गए किसी और जगह जा करके, अब उनका कोई पता ठिकाना नहीं था। तो फिर तीसरी, अब इन शरणार्थियों की समस्या का समाधान कैसे किया गया, अर्थात इसका पुनर्वास कैसे किया गया। तो शरणार्थियों को लेकर के भारत और पाकिस्तान के मध्य एक 19 जुलाई 1948 को एक समझौता हुआ। और आपने देखा होगा कि हमारा भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान का जो भाग 2 है, अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक, उसमें नागरिकता से संबंध प्राविधानों का उल्लेख किया गया। तो उसके संविधान का जो अनुच्छेद 6 है उसमें कहा गया कि जो लोग इस स्थिति से पूर्व भारत आ गए उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। केवल शर्त यह है कि वह तब से, यानी उस समय से यहाँ पर साधारण रूप से निवास कर रहे हों, लेकिन जो लोग इस तारीख के बाद भारत आए वो पंजीकरण के द्वारा, जो अधिकारी है उसको अपना आवेदन देंगे पंजीकरण के लिए, और तब उसकी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। फिर अनुच्छेद 7 में कहा गया कि जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया वह भारत का नागरिक नहीं होगा। एक शर्त पर वो नागरिक हो सकता है कि यदि वो पाकिस्तान की सरकार से स्थायी पुनर्वास की अनुमति लेकर, पत्र लेकर के आता है, और वो भी 19 जुलाई 1948 तक वह लौट आया हो तो, और यहीं वास कर रहा हो, तो तभी उसको नागरिकता मिल सकती है। इसके अलावा पंजीकरण के लिए आवेदन करके भी जो है वो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। तो शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए अनेक कार्य किए गए, जैसे बहुत सस्ती दरों पर भूमि या आवासीय मकानों का आवंटन किया गया, कार्यालयों में नौकरी दी गई, कोई धंधा चलाने के लिए वित्तीय सहायता दी गई, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी। तो भारत से पाकिस्तान चले गए लोगों की जो संपत्ति है उनको खाली संपत्ति घोषित करके उनको जब्त कर दिया गया और बाद में उसकी नीलामी की गई। और इस प्रकार 1947 से लेकर के 1952 तक का जो समय है इस विकट समस्या से निपटने में ही सारा निकल गया। और धीरे धीरे ही सही, हालांकि शरणार्थी समस्या का जो है वो समाधान हो गया, वो काबू में आ गई और शरणार्थियों का पुनर्वास हो गया। आज अब जो शरणार्थी शब्द है वो अप्रासंगिक हो गया है, अब इसकी कोई अहमियत नहीं रही, क्योंकि अब लगभग सभी सेटल हो गए हैं, सारी स्थिति ठीक हो चुकी हैं। तो लेकिन जिन लोगों ने इस दर्द को झेला होगा, सहा होगा, तो वही समझ सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति थी। हम तो केवल कल्पना मात्र से ही जो है इतने कह सकते हैं भयभीत हो रहे हैं। इसके अलावा वित्तीय संपदा का बंटवारा, तो विभाजन में संपदा और देनदारियों का भी बंटवारा हुआ। एक एक चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को, अगर कोई भारत पर कर्जा है तो उसको कितना पाकिस्तान देगा, कितना भारत देगा, इस पर विवाद तय हुई। यहाँ तक कि जो टेबल कुर्सी है, टाइपराइटर है, पुलिस के जो वाद्य यंत्र हैं उनका भी बंटवारा हुआ, और पुलिस और रेलवे कर्मचारी आदि आदि सभी चीज़ों का जो है बंटवारा हुआ। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि लोग ये पार्टीशन ऑफ इंडिया करके इस तरह से मैप दिया हुआ है। तो अंततः जो मेरे विद्यालय के विद्यार्थी हैं उनके लिए संबोध पर आधारित कुछ गृह कार्य हैं, वो इसको अवश्य करें। जैसे शरणार्थी कौन थे, उनका पुनर्वास कैसे हुआ, किया गया, हमारा जिक्र हो चुका है इसमें। संविधान में नागरिकता पाने या खोने संबंधी प्रावधान किस भाग में वर्णित हैं, द्विराष्ट्र सिद्धांत का क्या अर्थ है, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत का वह कौन सा नेता था जिसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया, विभाजन की प्रमुख समस्याएं लिखिए। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत का जो नेता है वो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, वो है। थोड़ा सा कर लें क्योंकि हम को जो मैंने PDF बनाया होगा उसमें मोहम्मद इकबाल का भी नाम पहले जुड़ गया। इसके अलावा विभाजन की प्रमुख समस्याएं लिखिए और भारत पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के अनुसार हुआ और किस आधार पर किया गया, इस पर भी चर्चा कीजिए, मतलब इसे आपने लिखना है। इसके अलावा और भी छोटे छोटे क्वेश्चन, आप जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, आप अपनी किताब अगर आपके पास है तो उसमें देखिए, अगर कोई प्रश्न बन रहा है तो उसको भी आप ज़रूर करें। और अंततः एक निवेदन फिर से कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है वहाँ पर घंटी का एक बटन है, उसको ज़रूर दबाएं। उससे ये होगा कि जैसी कोई वीडियो पड़ेगा तो आपको उसकी तुरंत जानकारी मिल जाएगी, जिससे आप उसको देख सकेंगे और आपको उसका फ़ायदा होगा। अगर आप किसी भी प्रकार का, जैसे मैंने बार बार कह रहा हूँ कि कोई जिज्ञासा है किसी टॉपिक पर, आप कुछ नई चीज़ जानना चाहते हैं, आपके मन में इस टॉपिक को लेकर के प्रश्न हो गया है, उठ रहा है, तो आप पूछ सकते हैं। इसके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दिया और आप कमेंट कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। तो एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।